आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज हम लोग टीजीटी का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं और यह मॉडल पेपर हल करना प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेने से जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपर्युक्त चर्चित पंक्तियों का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी को छोड़ करके प्रकृति के सुकुमार कवि शमिंद्रानंदन पंत जी को, तो सी विकल्प के साथ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य में पहला श्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। तो बी विकल्प के साथ अगर आप गए तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और संस्कृति के 4 अध्याय, मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने होंकार, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मिरथी, परशुराम प्रतीक्षा और नील कुसुम हारे को हरिनाम जैसी रचनाओं को रचना करने वाले रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर को चुना होगा। तो डी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न संख्या 4 है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा महादेवी वर्मा। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है, इसमें से आपको जवाब बताना है। और जैसा कि आप जानते हैं 1916 ईस्वी में लिखा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जूही की कली कविता एक मुक्तक छंद है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्यपरक रचना कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प बी कुकुरमुत्ता चुना होगा। तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है। तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस जैसे नाटकों की रचना करने वाले रचनाकार मोहन राकेश की कृति है। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, बड़ा मजेदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतीय युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है। तो श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया इसमें से ऐतिहासिक नाटक है संयोगिता स्वयंवर। विकल्प बी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से आपको तार सप्तक के कवि कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने शमशेर बहादुर सिंह को चुना तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, इसमें इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। और जैसा कि आप जानते हैं अंधेर नगरी, वैद की हिंसा हिंसा न भवती और भारत दुर्दशा, यह रचनाएं जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई हैं, जबकि भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए चुन लिया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है।
तो जोंक कैसी एकांकी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है सामाजिक व्यंग तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहलाता है। तो वह स्थान जहां पर नृत्य, नाटक, खेल आदि होते हैं वह कहा जाता है रंगमंच। विकल्प ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। नाटक खेलने का स्थान जहां पर नाटक खेला जाता है वह जो है रंगमंच कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक आपको चयनित करके बताना है। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है यह तो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद, और सिंदूर की होली और मिस्टर अभिमन्यु ये दोनों लक्ष्मी नारायण की कृतियां हैं। तो विकल्प इसमें अगर डी आपने चयनित किया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि रैदास का दूसरा नाम क्या है, यानी रैदास को किस अन्य नाम से जाना जाता है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रविदास चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये वही रैदास या रविदास हैं जो मीराबाई के गुरु थे तथा रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों की अगर बात की जाए तो मन चंगा तो कठौती में गंगा और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि नीमा किस कवि की माता का नाम था। तो नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहे दंपति ने लालन पालन किया था उस रचनाकार का, और नाम है कबीरदास। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें किसी विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था जो कि एक तालाब पर नीरू नीमा नामक दंपति को मिले थे। अगला प्रश्न है कि बरवय नायिका भेद के रचनाकार कौन है। बरवय नायिका भेद के रचनाकार आपको बताना है, और 1510-15 के आसपास रची गई यह रचना रहीम दास द्वारा लिखी गई है। विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। रसलीन की अगर चर्चित रचना की बात की जाए तो अंग दर्पण, बिहारी की बिहारी सतसई और मतिराम की रसराज प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है, इसका आपको जवाब बताना है। और जैसा कि आप जानते हैं सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य का संबंध जो है द्वैताद्वैतवाद से होगा। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है। फटाफट आंसर ट्रिक करिए। कविता क्या है, यह निबंध किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। तो लज्जा, घृणा, भक्ति, ग्लानि, ईर्ष्या, लोभ, प्रीति जैसी रचनाएं करने वाले रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है। विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह ललित निबंध संग्रह लिखा गया है चितवन की छां, आंगन का पंछी, बंजारा मन, कदम की फूली डाल जैसे निबंधों की रचना करने वाले रचनाकार विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत में गोपियों के समकक्ष उद्धव किस भूमिका में है, इसका आपको जवाब बताना है। भ्रमर गीत में गोपियों के समकक्ष उद्धव किस भूमिका में है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भ्रमर गीत जो है यह मथुरा से कृष्ण का संदेशा लेकर के उद्धव जी आते हैं, और निर्गुण सगुण के बीच एक जो है बहुत बड़ा प्रतिद्वंद इसमें दिखाया गया है, और यहाँ पर निर्गुण पर सगुण भक्त की विजय को दर्शाया गया है। तो यह जो है एक संदेशवाहक के रूप में उद्धव जी होते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज उनके स्वर्गवास होने पर जो है कहा था विठल नाथ ने कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेना होय सो लेव। तो जवाब में अगर आपने विठल नाथ चुना है तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि इसमें से कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी ही दिया होगा। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता यह जो है विठल नाथ द्वारा लिखी गई, नहीं 84 वैष्णवन की वार्ता जो है यह गोकुलदास द्वारा लिखी गई है और 252 वैष्णवन की वार्ता यह भी जो है गोकुलदास द्वारा ही लिखी गई है, जिसमें जो है 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन देखने को मिलता है और 252 वैष्णवन की वार्ता में विठल नाथ के शिष्यों का वर्णन देखने को मिलता है। तो विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। आप प्रश्न संख्या 24 कि सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तनि तीन कर होहि बेगहि नास। उपयुक्त दोहा रामचरितमानस के किस कांड में से लिया गया है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब सुंदर कांड अगर आपने सेलेक्ट किया तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला कांड बाल कांड आता है, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और लास्ट में उत्तर कांड आता है। आइए बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 25 की तरफ। तो स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है और बहुत रिपीटेड प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने राम भक्ति शाखा चुना होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति हेतु कौन सी रचना लिखी है। तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई वह रचना 279 पदों में ब्रज भाषा में लिखी गई रचना विनय पत्रिका है। विकल्प बी इसका राइट आंसर है, जो कि एक गीत काव्य है। यह गीत काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि मृगावती किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। मृगावती का रचनाकार आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि मृगावती लिखी गई है कुतुबन द्वारा। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। 1503 ईस्वी इसका रचनाकाल। वहीं जो है उस्मान द्वारा लिखी गई चर्चित रचना चित्रावली है, जो 1613 ईस्वी जिसका रचनाकाल। तो मंजन द्वारा मधुमालती और जैसी द्वारा पद्मावत, ये रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और अक्सर पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैसी की कौन सी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जैसी की रचना आपको बताना है और जैसी की रचना अगर आपने पद्मावत चुना तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्णा सोपती द्वारा लिखित संस्मरण कृति इसमें से कौन सी है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा हम हसमत। तो ए विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया हम हसमत संस्मरण है विकल्प ए। अगला प्रश्न है लाल तारा कृति के रचनाकार कौन है। और जैसा कि आप जानते हैं लाल तारा कृति राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है। लाल तारा के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। तो यह रेखा चित्र विधा की रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखा गया है, जिसके रचनाकार हैं सेनापति। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रीति मुक्त कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है, इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है। तो इसमें बिहारी रीति बद्ध कवि हैं। इसके अलावा घनानंद बोधा आलम रीति मुक्त कवि हैं। तो विकल्प इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूषण का वास्तविक नाम क्या था। तो भूषण का जो वास्तविक नाम था वो घनश्याम दास था। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किस आचार्य को माना है। रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुजान सागर के लेखक कौन हैं।
सुजान सागर घनानंद की बड़ी प्रसिद्ध रचना है, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्लरी और कृपा कांड जैसी रचनाएं भी घनानंद ने की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुजान सागर पूछी जाती है, तो विकल्प ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है, और मुझे उम्मीद है कि आपने राहुल सांकृत्यायन जी को इसका उत्तर चुना होगा, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, और जवाब में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो वी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र चुन लिया आपने, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब फटाफट उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब विक्रमी संवत 1925 से 1950 की जो अवधि है, विक्रमी संवत 1925 से 1950 की यह जो है प्रथम उत्थान की अवधि शुक्ल ने माना है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बड़ा चर्चित इतिहास ग्रंथ है, और इस इतिहास ग्रंथ की इस समय इतनी डिमांड बढ़ गई है कि पुस्तक मार्केट में जो है आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। डॉक्टर बच्चन सिंह, अगर आपने इसका जवाब दिया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विक्रमी संवत 1050 से 1375 अगर दिया है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए, यह है ही नहीं, यह हो ही नहीं सकता, और इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और विकल्प ए के साथ ट्रिक कर जाइए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 42 में जो है अगर आपने अज्ञेय जी को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है, बी विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी रामविलास शर्मा ने मार्क्स, ट्रोत्स्की और एशियाई समाज की जो है जीवनी लिखी थी, तो वहीं उनकी अन्य जीवनी है निराला की साहित्य साधना। तो अमृत राय की चर्चित जीवनी है कलम का सिपाही, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है कि जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है। तो जीप पर सवार इल्लियां यह शरद जोशी की रचना है, विकल्प 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है कि विद्यापति के पद किस भाषा में लिखे गए हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो विद्यापति के जो पद हैं वह किस भाषा में लिखे गए हैं, तो फटाफट इसका उत्तर ट्रिक करिए, और अगर आपने उत्तर में मैथिली सेलेक्ट किया, इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी विद्यापति की रचना इसमें नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें कीर्ति पताका, पदावली और कीर्ति लता विद्यापति की रचना है, जबकि गीत गोविंद जयदेव की रचना है, डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है, इसका आपको जवाब बताना है। तो स्वयंभू को हिंदी तथा ब्रज का प्रथम कवि मानने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न,
आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस इसमें कौन सा है? तो आदिकालीन साहित्य में अगर प्रमुख रस की बात की जाए तो ज्यादातर वीर रस की ही प्रधानता रही है, और इसी को उद्देश्य में ध्यान में रख करके वीर गाथा काल की संज्ञा जो है शुक्ल जी ने दी थी। तो डी विकल्प के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आदिकाल में अन्य जो है रसों में रचना नहीं की गई, लेकिन बाहुल्य जो था वो वीर का था, इसलिए डी विकल्प के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न कि अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और लक्षणा व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां किस पर आश्रित होती हैं? तो अभिधा पर होती हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, यह तो गलत विकल्प है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, यह भी गलत है। अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, यह भी गलत है। लेकिन लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंपू, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंपू के भेद हैं। तो चंपू काव्य के 2 भेद होते हैं, विरुद्धक और करम्भक। विरुद्ध और करम्भक, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो है भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, लेकिन भुक्तिवाद के जो प्रतिपादक आचार्य हैं वह हैं भट्ट नायक। भुक्तिवाद भट्ट नायक। और विकल्प सी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, जूठन के लेखक आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि दलित आत्मकथा है जूठन, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। वी विकल्प इसका राइट आंसर है। वहीं सूरजपाल चौहान की अगर बात की जाए तो इन्होंने तिरस्कृत और संतप्त नाम की 2 आत्मकथाएं लिखी हैं, और झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद की चर्चित रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर, अगर आपने आधुनिक हिंदी भाषा विकल्प बी चुन लिया है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 53 है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? नई कविता का प्रवर्तक आपको बताना है, और अगर नई कविता का प्रवर्तक आपने अज्ञेय को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। नई कविता नाम जो है वह अज्ञेय ने दिया था, लेकिन नई कविता का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। नई कविता नाम जो है, नई कविता नाम यह अज्ञेय का दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद तथा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यह रामविलास शर्मा की कृतियां हैं, जबकि कविता के नए प्रतिमान यह डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। तो विकल्प डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा कविता के रचनाकार कौन है? और अगर आपने कलगी बाजरे की सांप नदी के द्वीप हरी घास पर क्षण भर जैसी रचनाओं के रचना करने वाले रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को चुना तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अरे या यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? और यह भी रचना अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अज्ञेय की ही रचना है, और अगर इसकी विधा की बात की जाए तो यह यात्रा साहित्य है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का अनुक्रम आपको बताना है। तो इसमें जो है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखा जाए तो 2 बैलों की कथा कहानी का प्रकाशन काल 1931 ईस्वी ठहरता है। तो वहीं बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी, और कफन तथा क्रिकेट मैच दोनों 1936 ईस्वी की कहानियां हैं। तो विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल
राइट आंसर के साथ है। यानी दो बैलों की कथा का प्रकाशन काल 1900 ईस्वी है और बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी की है, जबकि कफन और क्रिकेट दोनों एक साथ की एक ही सन की लिखी हुई कहानियां 1936 ईस्वी की हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 58। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? कोठरी की बात कहानी के रचनाकार अज्ञेय हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से जो है भाग्य रेखा, वांगचू और निशाचर यह भीष्म साहनी की कहानियां हैं, जबकि काठ का सपना यह मुक्तिबोध की रचना है, मुक्तिबोध की रचना है। तो विकल्प इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, इसका आपको जवाब बताना है। और जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो हिंदी में लिखी गई पहली कहानी है यह किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा, जो सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो विकल्प इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है सही अनुक्रम आपका क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो अगर आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया है, देखिए यशोधरा कृति जो है इसका प्रकाशन काल 1932 ईस्वी है, यशोधरा का। वहीं द्वापर का 1936 ईस्वी है और जो है पंचवटी जो है, पंचवटी का प्रकाशन काल आपका 1925 ईस्वी है, 1925 ईस्वी है, जबकि साकेत का 1931 ईस्वी है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प बनेगा पंचवटी, साकेत, इसके बाद यशोधरा, फिर द्वापर, यानी बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो आधा गांव उपन्यास लिखा गया है राही मासूम रजा द्वारा, विकल्प बी इसका सही जवाब। गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए धनिया को चुना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न है कि भारत के पाक विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो इस प्रश्न का जवाब भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास तमस, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह एक आंचलिक उपन्यास है, जो 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा रचित नहीं है? तो उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा रचित इसमें रचना जो है शतरंज की मोहरें, यह अमृतलाल नागर की रचना है। किसकी है? अमृतलाल नागर की रचना है शतरंज की मोहरें। बाकी शहर में घूमता आईना, सितारों का खेल और गर्म राग उपेंद्र नाथ हस्क की रचना है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? और मृगनयनी उपन्यास का लेखक आपने वृंदावन लाल वर्मा को चुना, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास इसमें कौन सा है? तो आप जानते हैं कि गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र का इसमें उपन्यास है, विकल्प जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1936 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन काल है, जिसे आप प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास के रूप में भी जानते हैं। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो विश्व के प्रथम उपन्यास के रूप में बाण भट्ट द्वारा लिखा गया कादम्बरी है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो 1822 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है।
चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या आपको बताना है और आपने उत्तर में 16 मात्राएं चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है आप। मनहर कवित के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो मनहर कवित के एक वर्णित छंद है जो 31 वर्णों का होता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया सोरठा छंद, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों का जो क्रमबद्ध समूह है वह वर्णमाला कहलाता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र आपको बताना है और ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र आपने मथुरा चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, भरतपुर आदि जो है ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है कि प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? तो प्रति हिंदी में संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बुंदेली का क्षेत्र इसमें कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 80 का आपको जवाब बताना है, बुंदेली का क्षेत्र, तो विकल्प इसमें जो है झांसी, जालौन और दतिया, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन के रूप में आप जानते हैं य, र, ल, व, यह 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो इसमें ल अंतस्थ व्यंजन है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? प्रश्न संख्या 82 का अगर आपने जवाब सेलेक्ट कर लिया, विकल्प ए, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि मुख्यतः 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयात। अगला प्रश्न है कि किस भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो विभाव अनुभाव के संचारी भाव के संयोग से जो है जब परिपक्व अवस्था स्थायी भाव जो होता है उसका, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबके संयोग से अस्थायी भाव उसका जो है मजबूत होता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। हास्य का स्थायी भाव क्या होगा? तो हास्य का हास होगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब किसी बात सामान्य बात का विशेष बात से अथवा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो क्षमा करें, ऊपर वाला प्रश्न छूट गया। निम्न में से कौन सा शब्द शब्दालंकार नहीं है? तो इसमें जो है उपमा जो है यह अर्थालंकार का भेद है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अर्थांतर न्यास होता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है और आप जानते हैं वर्णों की आवृत्ति पर अनुप्रास अलंकार होगा, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यथोचित का संधि विच्छेद यथाद अनुचित होगा, गुण संधि का उदाहरण है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद, तो विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। नाविक का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो नौधन एक नाविक बनेगा, अयादि संधि का उदाहरण है, नौधन एक नाविक, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि भलमानस में कौन सा समास है? भलमानस का भला मानुस है जो अर्थात कर्मधार है का यह उदाहरण है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होगा? मुझे उम्मीद है कि इसका विकल्प आपने बहुब्री ही चुना होगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि दिए गए निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना होता है? तो जवाब हो जाएगा शर्मिंदा होना नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है, तो इसमें पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर जाना और टका सा मुंह लेकर रहना, तीनों का अर्थ शर्मिंदा होना होगा। जबकि मुंह में पानी आना यानी लालच करना, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्त का अर्थ क्या होगा? यानी बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो चुपचाप दुख को सह लेना, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो आप जानते हैं तौलिया शब्द जो है यह हिंदी भाषा का शब्द न होकर के बल्कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। पुर्तगाली भाषा में गमला, कमीज, तंबाकू, पिस्तौल, अलमारी, आलपीन, कनस्तर, गोदाम आदि ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें अपना का आत्मन होता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अदरक का अदरक, अनाड़ी का अनार और अमी का अमृत सही है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा फारसी भाषा का शब्द है, सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है, इसमें रेखांकित पद जो उस जगह है कौन सा प्रसर्ग है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है आपका अधिकरण कारक होगा, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो जवाब हो जाएगा संभाव्य भूत, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि से अलग या अलगाव के संदर्भ में क्या होता है? तो अपादान से अलग होने के लिए, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपको चयन करना है और मुझे उम्मीद है कि आपने नृप यानी राजा, विकल्प डी को पुल्लिंग के रूप में चुना होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसका आपको चयन करना है और इसमें स्त्रीलिंग शब्द के रूप में जो है कौन सा हो जाएगा? तो काया शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों का वचन बदलिए। तो इसमें घर का हो जाएगा घरों और लोग का लोग ही रहेगा, तो विकल्प जो है इसमें ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, तो उसको आप अनिवार्य कहते हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है और आपने सम सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में अमन का विरुद्धार्थी यानी विलोम आपको बताना है। तो अमन का विलोम आपने, मुझे उम्मीद है कि इसका समानार्थी तो होता है धरती, तो विलोम क्या बनेगा? तो आकाश यानी अंबर, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में ऊर्ध्व शब्द का विलोम आपको बताना है। तो ऊर्ध्व माने ऊपर होता है, इसका विपरीत नीचे के लिए अधः, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्बरता शब्द का समानार्थी क्या बनेगा, और इसका जवाब निशंसता सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी, बर्बरता का पर्यायवाची हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दयुग में सही अर्थभेद को छांटिए। कांति और क्रांति, कांति और क्रांति
तो आप जानते हैं कि कांति का अर्थ होता है चमक। कांति का जो अर्थ होता है वह चमक होता है। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चमक और क्रांति परिवर्तन, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो प्रश्न संख्या 113 में शुद्ध वाक्य के रूप में हो जाएगा आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, विकल्प सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भवान गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा आप जाते हैं, विकल्प बी। फल गिरता है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा फलम पतति। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंशम के रचनाकार आपने विकल्प बी कालिदास को चुना। अनुचिता शब्द में समास कौन सा है? और आपने विकल्प न्याय तत्पुरुष विकल्प डी चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लघुर्मी शब्द में संधि कौन सी होगी? तो लघुधन उर्मी, लघुर्मी दीर्घ संधि का उदाहरण है। और आख्यातोपयोगे सूत्र विभक्ति विधायक क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी पंचमी। अगला प्रश्न है कि क्री धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनेगा? तो विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प बी क्रीणी ही। अगला प्रश्न है कि संप्रदान कारक में विभक्ति है। तो संप्रदान कारक में विभक्ति होगी चतुर्थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 122 है कि निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध युग्म का चयन करना है। तो इसका देखिए, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की सरस्वती की रचना है, जबकि शिशुपाल वधम माघ की रचना है। तो विकल्प डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच किस कवि ने कहा है? तो जवाब हो जाएगा किरातार्जुनीयम महाकाव्य से अवतरित यह कथन भारवी का है, विकल्प डी का राइट आंसर है। कत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प इसका राइट आंसर क्या बनेगा? निष्ठा, विकल्प 20 का राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि सादृश्यम, अगला प्रश्न है कि सहरि में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर बनेगा अव्ययी भाव, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। साथियों, आज की पाठचर्या में फिर लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।